आज की वीडियो में मैं दो प्रोडक्ट कंपेयर करने वाला हूं। पहला प्रोडक्ट है यूलिप यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज और दूसरा प्रोडक्ट है ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यूलिप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही सेल करती है और ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज ही सेल करती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे क्यों मैं एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कंपैरिजन एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के साथ कर रहा हूँ। इसका जवाब है ये दोनों वैसे तो अलग अलग सेक्टर्स के प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी कुछ ऐसा है जो एक है, काफ़ी कुछ सिमिलर है और कुछ डिफरेंसेस भी है इन दोनों ही प्रोडक्ट में। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, डिफरेंसेस भी दिखाऊंगा और सिमिलरिटीज़ भी बताऊंगा, जिससे कि अभी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन दोनों में से कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं यूलिप और ईएलएसएस का कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी यानी कि अभी के समय में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो म्यूचुअल फंड और मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखें तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो को बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूलिप और ईएलएसएस की अगर समानता की बातें करें तो समानता में यही आएगी, ये दोनों ही इक्विटी लिंक प्रोडक्ट है। मतलब इन दोनों के ही जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है। यूलिप में एक लॉकिंग पीरियड होती है और ईएलएसएस में भी एक लॉकिंग पीरियड होती है। यूलिप में जो लॉकिंग पीरियड है वो 5 सालों की होती है। मतलब अगर हमने एक यूलिप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल से पहले हम उस प्रोडक्ट से पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमें ईएलएसएस की बातें करें तो ईएलएसएस स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसकी लॉकिंग पीरियड होती है 3 साल। मतलब मिनिमम 3 साल तक हमें पैसों को रखना ही है ईएलएसएस स्कीम में, उसके बाद अगर हम चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं। यूलिप और ईएलएसएस जैसे मैंने आपको कहा जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक होती है, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है। यूलिप में हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने का जो भी कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होती है। जब भी हम यूलिप में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के समय ही हमें डिसाइड करना पड़ता है हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्ट जो लार्ज कैप इक्विटी है वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर डेब्ट और इक्विटी दोनों ही मिक्सचर करके एक फंड तैयार किया जाता है, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ही हमें डिसाइड कर देना पड़ता है कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न भी उसी के बेसिस पर वेरी करती है। मतलब अगर हम डायरेक्टली 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ज़्यादा होगी और अगर हाइब्रिड करेंगे तो रिटर्न कमती होती है। और अगर ईएलएसएस की बातें करें तो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे पास कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है, पूरी की पूरी कंट्रोल रहती है फंड मैनेजर्स के पास और फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है वो कंपनी जहाँ पर हमने अपनी ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं रहती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो ईएलएसएस को काफ़ी अलग करती है यूलिप स्कीम से। यूलिप और ईएलएसएस के बीच तीसरी समानता है इसकी टैक्स बेनिफिट। दोनों ही स्कीम ईएलएसएस और यूलिप दोनों ही स्कीम में हमें अंडर 80 टैक्स रिबेट मिल जाती है अप टू वो ₹1,50,000। मतलब अगर हमने यूलिप में पकड़ लीजिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है और ईएलएसएस में 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है तो दोनों को मिला के हम 1.5 लाख रुपये तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न है उस रिटर्न पर टैक्स की लायबिलिटी अलग अलग होती है दोनों ही स्कीम में। यूलिप की अगर बातें करें तो यूलिप में जितनी भी रिटर्न होगी उस रिटर्न पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ईएलएसएस की बातें करें तो ईएलएसएस चूँकि इसकी लॉकिंग पीरियड 3 सालों की होती है, यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा 1 लाख की ऊपर जितनी भी रिटर्न होगी उस पर 10%। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारी जो भी रिटर्न है ईएलएसएस स्कीम में वो 1 लाख को क्रॉस कर जाती है तो जितनी भी क्रॉस्ड अमाउंट होगी उस पर हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। ईएलएसएस और यूलिप में ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। टैक्स की बेनिफिट तो है लेकिन जो टैक्स पे की जो लायबिलिटी है वो काफ़ी अलग अलग है दोनों ही स्कीम में। यूलिप और ईएलएसएस में जो चौथी डिफरेंस है वो है इसके चार्जेस को लेकर। यूलिप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में हमें पता ही है बहुत सारे जो हिडन चार्जेस है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, बहुत से ऐसे चार्जेस है जो किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ लग जाते हैं। लेकिन अगर हम
ELSS की बातें करें तो म्यूचुअल फंड में मेनली दो ही प्रकार की चार्जेस होते हैं। एक तो एग्जिट लोड, अगर इसे हम पहले तोड़ दें तो एग्जिट लोड लग जाएगी, और दूसरी होती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो काफ़ी कम होती है, और ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ELSS में आपको पता चल जाएगा कहाँ कितने रुपये आपके एज ए चार्जेस कट जाएगी। लेकिन यूलिप में काफ़ी कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। मैं यूलिप में हिडन चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में हिडन चार्जेस होते हैं जिनके बारे में शायद इन्वेस्टर्स को इतनी पता नहीं चलती है जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इस बेसिस पे बातें करें तो मेरे हिसाब से ELSS में जो भी आपकी मतलब ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूलिप। और जो पांचवी समानता है वो है इन दोनों ही स्कीम्स की लिक्विडिटी। 5 सालों की लॉकिंग पीरियड होती है यूलिप प्रोडक्ट की, और 5 सालों बाद अगर हम चाहें तो फंड से पैसे निकाल सकते हैं, पार्शियली भी निकाल सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे जो भी स्कीम के पैसे हैं उसको हम तोड़कर पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ELSS की बातें करें तो सेम ELSS में 3 सालों की लॉकिंग पीरियड है, और 3 सालों के बाद अगर हम चाहें तो पार्शियल विड्रॉ भी ले सकते हैं अपनी फंड से, और अगर हम चाहें तो पूरी की पूरी फंड को एक ही बार में तोड़कर पूरे के पूरे पैसे ले सकते हैं। तो ये भी एक समानता है जो दोनों में ही है। मतलब लिक्विडिटी की अगर बातें करें तो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों ही स्कीम में, लेकिन अपनी अपनी लॉकिंग पीरियड को इन दोनों ही स्कीम को मतलब पार करना होगा अगर लिक्विडिटी फैक्टर उनको अवेल करना है तो मेनली ये थी वो मेजर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस यूलिप और ELSS स्कीम की। दोनों ही अलग अलग सेक्टर की स्कीम है, लेकिन अगर फीचर्स की बातें करें तो दोनों ही स्कीम में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी इक्वल है, काफ़ी समान है, और कुछ कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो काफ़ी अलग है करती है इन दोनों ही स्कीम को। लेकिन अगर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को दोनों को मिलाकर अगर बातें करें तो मेरे हिसाब से ELSS एक अच्छी स्कीम है इन कंपैरिजन टू यूलिप। इसका ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी मैं आपको मतलब क्लियर कर दूँ। एक तो ELSS की लॉकिंग पीरियड कम होती है, दूसरी ELSS में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को फंड मैनेजर मेंटेन करते हैं, और तीसरी इसकी लिक्विडिटी भी जो यूलिप स्कीम है यूलिप स्कीम की लिक्विडिटी के साथ समान ही है। तो मतलब पैसे को 3 सालों बाद जब भी जो मन चाहे निकाल सकते हैं। ELSS एक अच्छी स्कीम है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बनी हुई है तो ELSS, किसी भी कंपनी की ELSS में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, या फिर आप DSP म्यूचुअल फंड होते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनी अभी इंडिया में है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, पहले स्टडी कर लीजिएगा कौन सी फंड जो लास्ट 15 सालों में है कितनी अच्छी रिटर्न दे रही है, और हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड को जज कीजिएगा उसकी जो भी 5-5 सालों की टेन्योर की जो भी रिटर्न है उस रिटर्न की बेसिस पे। लास्ट सिर्फ एक ही 5 साल की टेन्योर की रिटर्न को मत देखिएगा, जब से इंसेप्शन हुई है उस फंड की उस इंसेप्शन पीरियड से देखिएगा। इंसेप्शन का मतलब है जब उस फंड को पहली बार खोला गया था तो उसके बाद कैसी रिटर्न दे रही है फंड 5-5 सालों में, उसको देखकर ही आप डिसाइड कीजिएगा कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।